गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। यूपीपीसीएस की ये सीरीज़ चली है 2023 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 31 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये जो जितने भी टेस्ट यूट्यूब पर डाले जाते हैं सिविल सर्विसेज स्टडी के, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इनके प्रश्न, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस किया कीजिए। और इन सभी टेस्ट की आप PDF प्राप्त कर सकते हो और फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है, पश्चिमी घाट से। 3 स्टेटमेंट वाला बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अन्नाई मुडी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट के पर्वत जो है वो ब्लॉक पर्वत हैं और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है वेस्टर्न घाट को। क्या ये बात सत्य है? तीनों, दोनों या एक कोई? बिल्कुल, अन्नाई मुडी चोटी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है? सेकंड वाली, वो है दोड्डा बेटा। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के जो पर्वत हैं वो ब्लॉक माउंटेन है, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट, जिसे सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पति और जीवों के अपने समृद्ध एवं अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला भी सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट के जो पहाड़ हैं वो ब्लॉक पर्वत हैं, जो अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर धंस जाने के कारण निर्मित हुए हैं। केरल में स्थित जो अन्नाई मुडी चोटी है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही हिमालय के बाहर भारत में स्थित यह सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाई मुडी। तो पहला वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया, तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। ये दूसरा प्रश्न जो है वो जनरल साइंस का है, इसलिए बाइलिंगुअल इसको रखा गया है। समतल दर्पण के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, प्लेन मिरर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। और पहला स्टेटमेंट क्या है? इस पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। यानी इस पर जो प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, ठीक है, और सिमिलर होती है ऑब्जेक्ट के और इरेक्ट होती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्या लिखा है पहले स्टेटमेंट में? समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, जो कि गलत है, क्योंकि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु के समान आकार का होता है, छोटा नहीं होता है। इसलिए गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला सही है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, तो दूसरा वाला करेक्ट है। तीसरा वाला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये। डॉक्टर के द्वारा आंख, नाक, कान, गले के निरीक्षण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? और ऐसे ही जो है ऑप्शन रखे जाते हैं इसी तरह के। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइए कि लेंस की बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है। वो दर्पण में देखेगा डॉक्टर या लेंस में देखेगा, बताइए? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। क्या है इसका आंसर? देखिए, वो देखेगा दर्पण से। ठीक है, तो लेंस को हटा दीजिए, मिरर में देखेगा वो, तो लेंस को जो है कट कर दीजिए। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, वो देखेगा अवतल दर्पण में। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर में, हाँ सॉरी, कॉनकेव मिरर में। अवतल को कॉनकेव कहते हैं और उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स, तो डी है इसका आंसर। तो डॉक्टर के द्वारा आंख, नाक, कान, गले के निरीक्षण के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉनकेव मिरर का। और इसका प्रतिबिंब, ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, यानी रियल होता है। ठीक है, रियल होता है और उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड होता है। और जब वस्तु को अवतल दर्पण के अधिक निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। चौथा प्रश्न भी जनरल साइंस का है। वाहन चालक किस दर्पण का प्रयोग पीछे के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में करते हैं? बताइए इसका आंसर क्या है? यहाँ सारे दर्पण ही है, मतलब मिरर ही है, तो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी वो उत्तल दर्पण होता है।
तो वाहन चालक उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग जो है पीछे देखने के लिए करते हैं, यानी पार्श्व दर्पण के लिए करते हैं, यानी साइड मिरर के रूप में, क्योंकि उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब जो है बना सकता है। जनरल साइंस का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से सिक्रेशन होता है इंसुलिन का? स्मॉल इंटेस्टाइन से, लीवर से, पैनक्रियास से, स्टोमक से? पैनक्रियास से होता है, यानी अग्नाशय से। तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय यानी पैनक्रियास के एक भाग लेंगर हैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। ये कोशिका भी याद रखिए, थोड़ा डीप करके पूछ लेता है, ठीक है। पैनक्रियाज में होती हैं, पैनक्रियाज में ये जो लेंगर हैंस की दीपिकाएं हैं, इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा से निकलता है ग्लूकेगॉन, बीटा से निकलता है ये इंसुलिन, और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। अधिकतर इंसुलिन पूछा जाता है। इंसुलिन की खोज हुई थी 1921 में। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, और इंसुलिन के अल्प श्रवण से जो है मधुमेह रोग हो जाता है, यानी डायबिटीज़ हो जाता है। 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नीली हरी शैवाल धान यानी ब्लू ग्रीन एल्गी पैडी, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम मटर यानी पी, और तीसरा है एजेटोबैक्टर के सामने गेहूं लिखा है यानी वीट, नॉस्टॉक एनाबीना के सामने मक्का लिखा है, जो कि गलत है, ठीक है। ये भी धान के लिए हो गए। तो ब्लू ग्रीन एल्गी धान सही है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम मटर भी सही है, एजेटोबैक्टर गेहूं भी सही है, लेकिन डी वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए एजोला हो गया, एनाबीना हो गया, नास्टॉक हो गया, नीली हरी शैवाल, ये सभी धान की फसल में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं, यानी पैडी में, ठीक है, पैडी क्रॉप में ये जैव उर्वरक की तरह काम करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम की बात करें तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम की फसल में, जबकि एजेटोबैक्टर की बात करें तो गेहूं की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिक्सिंग एजेंट। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई 5 में शामिल नहीं है? रूस, चीन, कजाकिस्तान, अमेरिका। रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है, यूएसए नहीं है। भारत होता तो वो भी नहीं होता। तो संघाई 5 का गठन जो है रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के साथ तजाकिस्तान ने साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया था। तो यूएसए इसमें नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे हरा सोना के रूप में जाना जाता है? ऐसे प्रश्न आया भी एक बार। ये ग्रीन गोल्ड क्या है इसमें? कपास नहीं है, आलू नहीं है, बैंगन नहीं है, बांस, ठीक है, बांस है, बांस। तो बांस को जो है हरा सोना की संज्ञा दी जाती है, यानी ग्रीन गोल्ड के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रीन मैन्योर? कौन सी है? सनई, चना, शुगरकेन, आलू, यानी आलू पोटैटो, गन्ना, शुगरकेन, सनई, सनई, चना, ग्राम। सनई है, सनई। देखिए कृषि में हरी अभिघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हरी खाद कहते हैं, यानी ग्रीन मैन्योर। और मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इनकी क्षतिपूर्ति हेतु तथा मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद जो है एक उत्तम विकल्प है। अब हरी खाद के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है ये स्टेटमेंट बनाकर पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है। कौन कौन है वो? सनई है, ढैंचा है, ग्वार है, लोबिया है, मूंग है, उड़द है, ठीक है। सनई है, ढैंचा है, ग्वार है, लोबिया यानी काउपी, और मूंग है, और उड़द है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच करने वाला स्टेटमेंट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ये है प्रमुख संस्थान उत्तर प्रदेश के, यह है उनकी अवस्थिति। आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद के बाबूगंज में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव के बंथरा में, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में, और राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन है मुरादाबाद की पीली कोठी में। देखिए आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद के बाबूगंज में सही है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव के बंथरा में सही है, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा सही है, राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन मुरादाबाद के पीली खोटी में नहीं है, गलत है।
तो राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन कहाँ है? हापुड़ के पिलखुआ में, ठीक है, हापुड़ में। 10वां प्रश्न है, मालपुरी, चोकला, सोनाडी किसकी नस्लें हैं? ये गाय की, भैंस की, भेड़ की? गाय तो चलो ऑप्शन में नहीं है, ये भेड़ की नस्लें हैं राजस्थान में। तो मालपुरी हो गई, चोकला हो गई, सोनाडी हो गई, नाली हो गई, ये राजस्थान में पाई जाने वाली जो भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। और चोकला को भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। सिविल सर्विस स्टडी के फ्री टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्विज आते हैं उसमें प्रैक्टिस करिए उनकी हर दिन। 11वां प्रश्न, अलवार संतों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? वे वैष्णववाद के अनुयायी थे। अलवार के संत, सभी संत जो है पुरुष थे। ये दोनों के दोनों सही हैं, ये दोनों के दोनों गलत हैं। वैसे तो असत्य ढूंढना है, तो पहला वाला तो सही है, दूसरा गलत है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये दोनों सही होते तो आंसर अपना सी भी हो सकता था, ये दोनों सही होते तो अपना आंसर डी भी हो सकता था। फिर यहाँ की जो बाध्यता है वो समाप्त हो जाती है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो अलवार के सभी संत पुरुष थे, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखिए, वैष्णववाद की बात करेंगे और फिर महत्वपूर्ण संत की बात करेंगे। इस आंदोलन के भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व जो है 12 अलवार संतों ने किया। और अलवार का अर्थ है भगवान के गुणों में डूबा हुआ। देखिए, अलवार के प्रारंभिक संत थे पोएगई, और दूसरे थे तिरुमाजी साई, तीसरे थे तिरुमंगई और चौथे थे पेरियालवार। केरल के शासक कुलशेखर भी अलवार थे और अलवार में एकमात्र महिला अंडाल थी। इसमें दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है कि सभी पुरुष थे अलवार में। जौनपुर की स्थापना किसने की? कई बार यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। और फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर है। तो जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में करवाई थी। और जौनपुर में स्वतंत्र सरगी राज्य वंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मानव व जीव मंडल कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत में पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ना मध्य प्रदेश का, वो मानव व जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। और भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मानव व जीव मंडल कार्यक्रम की सूची में शामिल हैं। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए भी। देखिए, वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो हैं। इन 18 में से 12 जो हैं वो यूनेस्को के मानव व जीव मंडल कार्यक्रम की सूची में शामिल हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला वाला सही हो जाता है, तो केवल एक सही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, नंबर याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मानव व जीव मंडल कार्यक्रम के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का, वो इसमें शामिल है। और वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मानव व जीव मंडल कार्यक्रम की सूची में शामिल है, यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की सूची में शामिल है, 18 में से 12। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? आंदोलन, ये वर्ष अलवर किसान आंदोलन 1921 में, जाट किसान आंदोलन 1880 में, बूंदी किसान आंदोलन 1930 में और चिपको वन आंदोलन 1984। किसी एक को गलत करना है, कौन सा करें? देखिए, चिपको वन आंदोलन जो है वो 1974 का, यही गलत है, 1974। तो 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड पीसीएस का फेवरेट है, बहुत प्रश्न बनते हैं इससे। 15वां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा राजस्थान के किस कृषक आंदोलन को जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा विभत्स कहा गया? कौन सा था वो? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, नीमू चाणा किसान आंदोलन या दुधवा खारा आंदोलन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीमू चाड़ा किसान आंदोलन। देखिए, वर्ष 1923 से 1924 के मध्य अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा लगान की दरों को बढ़ा दिया गया, जिसके विरोध में लगभग 800 किसान नीमू चाड़ा गांव में एकत्र हुए, जिन पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई 800 किसानों पर। और गांधी जी द्वारा राजस्थान के इस कृषक आंदोलन को जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा बेभत्स बताया गया। न्यूज़ में रहता है क्या? प्रोजेक्ट रीप्लान इज रिलेटेड टू क्या है?
अंतरिक्ष कचरे में कमी करनी है, प्लास्टिक थैलियों की खपत को कम करना है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है, या भारत के विभिन्न समुद्री किनारों को प्रदूषण मुक्त करना है, यानी बीचेस को। प्रोजेक्ट प्लान इज रिलेटेड टू प्लास्टिक थैलियों की खपत को कम करना। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रोजेक्ट रिप्लान लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है अधिक संवहनीय विकल्प प्रदान करके प्लास्टिक थैलियों की खपत को कम करना। अब इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आ गया है, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हाल ही में संशोधन हुआ है, ये बताना कि कौन सा सही है इनमें दो स्टेटमेंट में। देखिए, यह एकल उपयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर जो है प्रतिबंध आरोपित करता है, और यह 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। हो गया है भैया, 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हो गया। 23 लिखा है ना, गलत है यहाँ पर, तो गलत है, पहला वाला ही सही है। तो केवल एक सही है यहाँ पर। भारत ने जून 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। नागरिकों को अपने क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री, उसके उपयोग, उसके विनिर्माण को नियंत्रित करने और प्लास्टिक के खतरे से निपटने हेतु सशक्त बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक शिकायत निवारण के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया। अब बात करेंगे प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022। यह 1 जुलाई 2022 से विभिन्न एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करता है। तो बंद कर दीजिए सिंगल यूज प्लास्टिक को, उपयोग में मत रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। प्लास्टिक से रिलेटेड ये प्रश्न भी। समुद्र हो गया, हवा हो गई, लहरें हो गई, सूर्य की किरणें हो गई, उपरोक्त में से कौन सा से प्लास्टिक अपशिष्ट के छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं या बदल देती हैं? प्लास्टिक अपशिष्ट को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, देती हैं किसके लिए लिखा है? सूर्य की किरणों के लिए, लहरों के लिए। बिल्कुल, समुद्र भी, हवा भी, लहरें भी, सूर्य की किरणें भी, ये सारे के सारे प्लास्टिक अपशिष्ट को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं या तोड़ देती हैं। तो बात क्या है पूरी? बात है कि समुद्र, सूर्य की किरणें, हवा और लहरें प्लास्टिक अपशिष्ट को छोटे छोटे कणों में तोड़ देती हैं, जो प्रायः 1 इंच के 5वें हिस्से से भी छोटे होते हैं और माइक्रो प्लास्टिक कहे जाते हैं। यूपीएससी के फेवरेट है, प्रश्न कर चुकी है। ये जल स्तंभ के सभी भागों में फैले हुए हैं और दुनिया के हर कोने में पाए गए हैं। माइक्रो प्लास्टिक और सूक्ष्मतर टुकड़ों में विखंडित होते हुए जो है प्लास्टिक माइक्रो फाइबर का निर्माण करते हैं। ये खतरनाक रूप से नगर पालिका के पेयजल प्रणालियों में और हवा में बहते हुए पाए गए हैं। और पाए गए हैं कहाँ? हमारी बॉडी के अंदर। अंत तो वहीं पहुंचेंगे ना ये। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। विषम को पहचानिए, आइडेंटिफाई द ऑड। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व यानी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदुर मधमहेश्वर। ऑड को छाटिए, विषम को पहचानिए। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब, नंदुर मधमहेश्वर महाराष्ट्र। छट गया, डी है आंसर। तो यह है रामसर स्थल, बड़े इंपॉर्टेंट। यह है राज्य केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में, नांगल पंजाब, नंदुर मधमहेश्वर महाराष्ट्र। मतलब यहाँ तो ठीक ही है, ऊपर गलत है, ऑड है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष रोम में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। डिफरेंस समझिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कनाडा, यही गलत है कनाडा वाला, ऊपर के तीनों सही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कनाडा गलत, सही क्या होगा इसका? लंदन में। तो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष रोम के इटली में, इटली के रोम में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी फ्रांस के पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ऑस्ट्रिया के वियना। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यूनाइटेड किंगडम लंदन। अब सही है।
तो ये 20 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल है उस पर व्हाट्सअप करके, क्योंकि वो पेड है। ठीक है, धन्यवाद।